बोर्ड एग्जाम देने से पहले यूपी बोर्ड द्वारा जारी जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र है उसे आप जरूर हल करके जाएं, क्योंकि अगर आपने इस मॉडल प्रश्न पत्र को हल कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपको बोर्ड पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार इस क्लास को जरूर देख लें अच्छे तरीके से, तभी जो है अपना बोर्ड पेपर देने जाएं। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को फटाफट हम इस मॉडल प्रश्न पत्र को हल करा देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले खंड का के अंतर्गत 5 क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत। जैसे पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक जो है वो आपके हैं संपूर्णानंद। कौन है भैया? संपूर्णानंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लल्लू लाल की रचना कौन सी है। सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। वैसे तो आपको चारों रचना यहाँ पर आनी चाहिए। लल्लू लाल की जो रचना है वो आपकी प्रेम सागर है। आपको बता दें जो सुख सागर है, सुख सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। परीक्षा गुरु आप सभी लोगों को पता है लाला श्री निवास द्वारा रचित आपका निबंध है। और रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित आपका क्या है? रचना है आपकी। आगे बात करें यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है पर्दा कहानी के लेखक कौन है। पर्दा कहानी के लेखक मैंने आपको बताया था यशपाल जी है। कौन है? यशपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो आवारा मसीहा के जो रचनाकार है वो आपके हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है, अगर पूछा जाए किस विधा की रचना है तो आप कहोगे उपन्यास। किस विधा की रचना है? ये उपन्यास विधा की रचना है। और जो बाण भट्ट की आत्मकथा है इसके जो लेखक है वो आपके भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो पद्य साहित्य के विकास के अंतर्गत आपके 5 प्रश्न होंगे। जैसे लिखा कामायनी किस युग की रचना है। मैंने आपको बताया गया था कि जो छायावादी कवियों में कवि आते हैं वो आपके आते हैं पंत, निराला, ठीक है, वर्मा और प्रसाद, ये 4 आते हैं। अब कामायनी सभी विद्यार्थियों को पता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आपकी रचना है। और जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो मतलब जो कामायनी रचना है वो आपकी किस युग की है? वो आपकी छायावादी युग की है। तो इन्होंने ये पूछा था प्रश्न में कि कामायनी किस युग की रचना है, तो आप कहोगे छायावादी युग की रचना है। ओके, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका यह है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। आपको हम बता दें कि जो अग्रदास हैं, तुलसीदास हैं, नंददास हैं, ये तीनों लोग भक्ति काल के कवि हैं। और यहाँ पर बात करें जो रामधारी सिंह दिनकर है ये प्रगतिवादी युग के क्या हैं? कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। मैंने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आता है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष या पहले तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, दूसरे का, तीसरे का। ठीक है, याद रखिएगा। मैं बता दूं जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तार से 43 मतलब 1943। उसके बाद आता है अगर प्रश्न में कि तार सप्तक का पहले तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तब भी आपका 1943 से होगा। लेकिन अगर दूसरे का पूछा जाएगा तो 1951 हो जाएगा। और अगर तीसरे का पूछेगा तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन तो 1959 हो जाएगा। तीनों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा। आगे बात करें यहाँ पर द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि जो कामायनी है वो छायावादी युग की रचना है। तो द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है भैया? कामायनी नहीं है। ठीक है, ये छायावादी युग की रचना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। देखिए यहाँ पर आपका देखा जाए रामचरितमानस, पद्मावत और साकेत, ये तीनों महाकाव्य हैं। साकेत मैथिली से लघुत्तर ने लिखा हुआ है। उसके बाद जो ये मामा नहीं यामा है, ठीक, यामा जो है महादेवी द्वारा रचित रचना है। ये आपका क्या है? ये महाकाव्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे ये पूछा जाएगा कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी एक प्रश्न 2 अंक का होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको गद्यांश को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। जैसे इसमें लिखा है धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है।
देखिए ये जो गद्यांश है आप सभी लोग पढ़कर जान चुके होंगे कि जो ये गद्यांश है वो राष्ट्र के स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है, और राष्ट्र का जो स्वरूप है उसके जो रचयिता हैं, जो लेखक है, वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो संदर्भ लिखना, तो संदर्भ में लिख देना प्रस्तुत जो गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन से पाठ्य पुस्तक, सामान्य हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है, और इसके जो रचयिता है, लेखक हैं, वो कौन है भाई, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस तरीके से आपको लिख देना है संदर्भ। आगे बात करें धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो साफ साफ इसी आपको यहाँ पर देखिए पैसेज में देखने को मिलेगा कि जो धरती माता की कोख में अमूल निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वो क्या कहलाती है, वसुंधरा कहलाती हैं। तो इस तरीके से इसका उत्तर दे सकते हो। आगे लिखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या आप यहाँ पर कर सकते हो। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो मैं आपको यहाँ पर ये करा देता हूँ। आप देख सकते हो कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या दिया गया है कि भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हम भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक। किन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है, इन सबकी जो लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, इनके लिए भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी हमें जांच पड़ताल की क्या है, आवश्यकता है। बस इतना आपको इस तरीके से उत्तर लिख देना है। ठीक है, आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपको लिख देना। जैसे यहाँ पर अगला जो आपका गद्यांश आया वो अशोक के फूल, आपको जो आता वो लिख दीजिएगा। अशोक के फूल के जो आपके लेखक है वो कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी आपको उत्तर दे देना है। कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है बस, अथवा में 2 रहेंगे, एक का करना है। अब इतना ज़्यादा समझ नहीं, मैं आपको करा देता। यहाँ पर देखिए आगे बात करें तो पद्यांश, 2 पद्यांश आपको दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर पहला पद्यांश है, आप इसको जब पढ़ोगे तो ये आपका जो पद्यांश है वो कैकेयी के अनुताप शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे तो इस तरीके से आप जो है पद्यांश की अगर व्याख्या जानते हो तो आप इसके उत्तर दे दोगे आप तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। एक पद्यांश यहाँ पर दिया गया, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक हो वह गोद ले श्रांति होना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिख जाए जाता, कोई जलद यदि बेमोह से ला धीरे धीरे परम उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ये तो सभी लोग जानते हो कि राधा जी पवन दूतका से क्या कहते हैं कि अगर कोई लज्जाशील पथिक महिला ये रास्ते में आपको मिल जाए तो विकृत वसना का मतलब उसके वस्त्रों को अपनी चंचलता के माध्यम से मतलब जो है अलग नहीं होने देना, वस्त्रों को बिखरने नहीं देना, कहने का मतलब इनके ये है। और अगर कहीं पर कोई वह थोड़ी सी श्रमिक थकी हो तो उसे गोद लेकर के उसकी थकावट को क्या करना, दूर कर देना, यानी खो देना। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, होठों की और कमल के समान मुख की जो मतलब जो है मलानताएं हैं, मलानताएं कहने का मतलब जो सूखापन है उसको क्या कर देना, मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। ठीक, मतलब अगर कोई थकी हुई किसान की बेटी खेत में आपको दिख जाए तो धीरे धीरे उसके पास जाना और उसके दुखों को मिटा देना, कष्टों को दूर कर देना। मिटाना का मतलब क्या, दूर कर देना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, इसमें क्या लिखा, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, मतलब अगर कोई आकाश में बादल जा रहा हो तो उसे तुम खींच लाना और उसकी छाया द्वारा तप्त भूतांगना को मतलब जो है जलती हुई पृथ्वी को क्या करना, सींच देना, ठंडा कर देना। तो ये पद्यांश कहाँ से लिया गया, ये पद्यांश लिया गया है आपका पवन दूतिका शीर्षक से, जिसके जो रचयिता हैं वो हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसका संदर्भ लिख सकते हो कि जो प्रस्तुत पद्यांश वो हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है, और इसके जो रचयिता हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या आप सभी लोग कर सकते हो। आगे यहाँ पर जैसे दिया गया है, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, तो राधा जो है पवन दूतिका से कहती है कि अगर रास्ते में कोई आपको लज्जाशील महिला दिखाई दे जाए तो उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त नहीं होने देना, अपनी चंचलता या अपनी हवा के माध्यम से उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त नहीं होने देना। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, होठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पर जो है मुख को कमल के समान बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख की तुलना की गई है वो कमल के समान की गई, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार होगा वो आपका कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा भाई।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। जलद का मतलब होता है भैया बादल, और कृषक ललना का मतलब होता है किसान की बेटी, ठीक है ना। अब देखिए अगला जो पांचवा प्रश्न यहाँ पर ये दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय बताते हुए रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पर साहित्यिक परिचय किसका किसका पूछा गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। मैं आपको बता दूं, जो आपको प्रश्न पत्र इस बार बोर्ड एग्जाम में दिखाई देने वाला है उसमें आप सभी लोगों को वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो है साहित्यिक परिचय जरूर आपसे पूछा जाएगा। इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी आप सभी से जो है चाहे देख लेना, साहित्यिक परिचय जरूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय मैंने आपको अच्छे तरीके से लिखना बताया है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। देखिए मैथिली शरण गुप्त है, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक, अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें इस बार आप लोग जयशंकर प्रसाद, इस बार के लिए जयशंकर प्रसाद को तैयार कर लीजिए और महादेवी वर्मा को तैयार कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही में सुमित्रानंदन पंत को तैयार कर लीजिए, इनको सुकुमार कवि बोला जाता है। रामधारी सिंह दिनकर अगर आप तैयार कर पाओ तो इनको भी तैयार कर लीजिए, बस इतने से ही आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है बहादुर और पंचलैड़ कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ध्रुव यात्रा कहानी की कथावास्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। भैया एक कहानी आप जाइए पढ़ करके, ठीक है, उसी की कथावास्तु आपको आनी चाहिए, बस उसी में से एक आ जाएगा। देखिए तीनों क्वेश्चन तो यहाँ पर आ जाते हैं, बहादुर, पंचलैड़, ध्रुव यात्रा, कोई एक कहानी अगर आपको अच्छे तरीके से याद है कर ले जाओगे, 5 नंबर फ्री के हैं। आगे दिया है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो स्वपठित खंड काव्य जो भी आपका है आपके जिले का वो आप लिख डालिए, क्या दिक्कत है। फिर यहाँ पर देखिए खंड बा जो आता है, खंड बा के अंतर्गत आपसे जो पहला प्रश्न पूछा जाता है वो संस्कृत गद्यांश का होता है। ठीक है ना, तो संस्कृत गद्यांश में जैसे यहाँ पर लिखा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप जब संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करोगे, देखिए संदर्भ के 2 मार्क्स मिलते हैं और 5 मार्क्स आपको अनुवाद के मिलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पट पत्रकार आशासित। इसका मतलब ये कि जो महामना मदन मालवीय जी हैं वो विद्वान वक्ता हैं, विद्वान वक्ता लिखा है ना, धार्मिको नेता मतलब धार्मिक नेता, तथा पट का मतलब होता है चतुर, चतुर पत्रकार थे। ठीक है, उसके बाद लिखा परमस्य सर्वोच्च जन सवयो असीत, मतलब परंतु, परमस्य का मतलब परंतु, इनका जो सर्वोच्च गुण था क्या, वो क्या था, जन की सेवा, जन की सेवा ही था। आसित का मतलब था। यत्र कुत्रापि अयम, जहाँ कहीं भी यह लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्रैव का मतलब वहाँ, सा शीघ्रमेव मतलब तुरंत ही, शीघ्रमेव का मतलब क्या है, तुरंत ही या शीघ्र ही उपस्थित होकर सभी प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेव अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणी की सेवा करना इनका क्या था भैया, स्वभाव था। इस तरीके से, और संदर्भ लिखना तो आप कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्गजका के महामना मालवीय शीर्षक से लिया गया है। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसमें रचयिता उचयिता तो लिखना नहीं रहता है, फिर अनुवाद डाल करके अनुवाद कर देना है, पूरे 7 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, बाकी इसी तरीके से आप आगे जो है कर लेना, मैंने आपको बता दिया है, इतना तो आप सभी को आता ही है। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे यहाँ पर ये देखो पहला ये जो आपको श्लोक दिया गया है जातक कथा से उठाया गया है। इसमें क्या होता है कि उल्लू के राज्याभिषेक के समय कौवा क्या कहता है वो यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है। इसको हम बता देते हैं। कौवा ये कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मुझे न में रोचते भद्रम हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्या नहीं अच्छा लगता है, कौवा ये कहता है उल्लू के राज्य अभिषेक के समय कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इस उल्लू का अभिषेक, ठीक है, इस उल्लू का जो अभिषेक है, क्या लिखा, उल्लू का साम्यक वेचनम, क्या लिखा है कि उल्लू का जो राजसेक है ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। आक्रुद्ध से मुखम पश्य, देखो बिना क्रोधित होने पर इसका मुख तो देखो, और क्रोधित होने पर ये इसका मुख कैसा होगा। ठीक, कौवा ये चीज कहता है किसके राज्यसेक में, उल्लू के राज्यसेक में ये कहता है कि जो है इसका राज्यसेक मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिना क्रोधित हुए इसका मुंह तो देखो, और अगर ये क्रोधित होगा तब इसका मुंह कैसे होगा।
ठीक है। तो ये चीज़ इस श्लोक में कौवा कहता है कि अगर ये क्रोधित होगा तब इसका मुख कैसा होगा, इसलिए इसका राजसिक मुझे अच्छा नहीं लगता। परोक्षे कार्य हत्तारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, इसका मतलब है कि पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाला। प्रत्यक्ष प्रियवादिनम का मतलब सामने, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, सामने प्रिय बोलने वाला। ठीक है, एक ऐसा मित्र जो पीठ पीछे आपका कार्य बिगाड़ता हो और सामने आपके प्रिय बोलता हो। वर वर्जे तदृशम मित्र, मतलब ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। कैसे, विष कुम्भम पयोमुजम, जिस तरीके से एक घड़ा विष से भरा हो और उसका जो मुख हो वह दूध से भरा होता है, उसी तरीके से ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जैसे किसी घड़े के अंदर क्या भरा हो, विष भरा हो और ऊपर दूध, उसके मुख पर दूध भरा हो। तो जिस तरीके से उस घड़े को त्यागा जाता है उसी तरीके से ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो आपका पीठ पीछे काम बिगाड़ता हो और सामने आपके प्रिय बोलता हो। तो इस तरीके से इस श्लोक का जो है हिंदी में अनुवाद आप कर सकते हो। संदर्भ आप लिख सकते हो कि प्रस्तुत जो पद्यांश, प्रस्तुत जो श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, बढ़िया, पूरे 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे लिखा है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ अपने लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे आपको लिखा है तलवार की धार पर चलना। ठीक, तलवार की धार पर चलने का क्या मतलब, अत्यधिक दुष्कर कार्य करना। देखिए 4 दिए होते जो बहुत अच्छे से आएगा उसी को कीजिएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का होता है। 1 मार्क्स आपको अर्थ लिखने का उसका मिलता है और 1 मार्क्स वाक्य प्रयोग करने का मिलता है। तो तलवार की धार पर चलने का मतलब अत्यधिक दुष्कर कार्य करना। टका सा जवाब देने का मतलब सीधा जवाब देना। दाल में काला होना का मतलब शंकाग्रस्त होना। ठीक है, नमक मिर्च लगाना का मतलब होता है भैया क्रोधित हो जाना। नमक मिर्च लगाने का मतलब क्या, क्रोधित हो जाना। आगे यहाँ पर जिसे बात करते हैं, जो 10वां प्रश्न आएगा उसके का खंड में देखिए क्या पूछा जाएगा, संधि विच्छेद, पक्का 100% आएगा। याद रखिएगा, कुछ नियम होते हैं जैसे छोटा छोटा जोड़ते बड़ा बनता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको मेल पता होना चाहिए, स्वरों के मेल होने पर कैसे क्या बनता है। जैसे यहाँ पर दिया गया तथापि का संधि विच्छेद है, तो तथापि का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तथापि का जो संधि विच्छेद होगा वो तथा प्लस अप ही होगा। क्या होगा, तथा प्लस अप ही होगा। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से परमेश्वरा का संधि विच्छेद की बात करें तो परमेश्वरा का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो परम धन ईश्वरा हो जाएगा। माँ में आस्वर है, उसके बाद प्लस का आप बड़ी ई जोड़ोगे तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तभी हो गया परमेश्वर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। गाय का पाव का ये जरूर एक दिया याद कर लेना भैया, ये पक्का एक आता है यहाँ से संधि विच्छेद, गाय का है पाव का है, तो इसको आपको अय प्लस क्या लिखना है, अक्का लिखना है। अय प्लस अक्का जुड़ता है तो यह बनता है। तो यहाँ पर जो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गए अक्का हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। ओके, अगला, खा पर दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति और वचन। मैंने कहा था कि जो आत्मा है और नाम है इसका जो है शब्द रूप याद कर लीजिए, ये याद किए बगैर कुछ नहीं होगा, और याद कर लोगे, लिखना सीख जाओगे तो विभक्ति वचन लिख डालोगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है आत्मना, ये आत्मना जो आपका आता है वो आपका था षष्ठी विभक्त एक वचन का है, आत्मना षष्ठी विभक्त एक वचन। इसी तरीके से आगे दिया गया है नामनान, नामनान जो आता है वो षष्ठी विभक्त बहुवचन में आता है। किस में आता है, षष्ठी विभक्त बहुवचन में। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। याद होगा तो तुरंत कर ले जाओगे भाई, इसको याद कर लो, 2 नंबर एकदम कंफर्म है। निम्न शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है, हमने कहा था इसका भी मैंने तरीका बताया। वसन और व्यसन, वसन का मतलब भैया सभी को पता है वस्त्र होता है और व्यसन का मतलब आदत होता है। तो यहाँ पर इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, व्यसन का मतलब वस्त्र और व्यसन का मतलब आदत, व्यसन का मतलब वस्त्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्बुज और अम्बुद में क्या अंतर है। अम्बुज और अम्बुद में क्या अंतर है। अम्बुज का मतलब होता है भैया कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। तो कमल और बादल ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे लिखा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे अंबर है, अंबर का मतलब मैं बता दूं आकाश होता है, वस्त्र होता है। पट का मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है, घूंघट होता है। विधि, विधि का मतलब क्या होता है, ब्रह्मा होता है, तरीका होता है। ठीक है, नाग, नाग का मतलब क्या होता है, नाग का मतलब होता है सांप, और एक नाग का मतलब हाथी भी होता है।
तरीके से किसी एक वर्ड के 2 अर्थ लिख दीजिएगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लिखा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो आंखों के सामने हो उसे क्या बोलते हैं भैया? प्रत्यक्ष बोलते हैं, सभी को पता है, अभी संस्कृत पद्यांश में भी देखा है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्यों को शुद्ध करना, 2 नंबर मिलेंगे। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ऐसा नहीं होता, तुम कुर्सी पर नहीं बैठे, कुर्सी में बैठे हो, तुम तो कुर्सी में बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले, अनेकों नहीं होता है, इस कमल में अनेक कमल खिले हैं। अगला दिया है सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया। कवियत्री गलत लिखा है, कवियत्री ऐसे लिखा जाता है, ये कवियत्री लिखना सीख लीजिए, कवियत्री, ठीक है ना, बाकी सही। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। देखिए कृपया और कृपा 2 बार हो गया है, तो कृपा एक बार लिखा, कृपया को आप काट दीजिए, अनुमोदन करने की कृपा करें, ये आपका भैया सही हो जाएगा। रस तो आप सभी को मैंने बताया है कि वीर रस, हार्स रस या श्रृंगार रस, करुण रस में से एक रस आएगा, उदाहरण सहित परिभाषा लिखने की, तो ये सभी को आना चाहिए। अलंकार, दोहा, सोठा, चौपाई इस बार आएगा, मैंने पत्र लिखना बता ही दिया है। साथ ही में निबंध आएगा, तो हेडिंग डालकर अच्छे तरीके से आपको लिखना है, कम से कम 2.5 पेज, ठीक है, तब आपको 9 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये 9 मार्क्स का आता है। और पूरे 1 पेज में आपको क्या लिखना है? ये पत्र लिखना है, पूरे 1 पेज में नए अच्छे तरीके से, ठीक, तब आपको पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। पत्र लिखते वक्त आप फॉर्मेट को गलत मत कीजिएगा, मतलब जो तरीका लिखने का है वही लिखिएगा, इधर उधर आप कोई तरीका लगा दोगे तो फिर गलत माना जाएगा। मैटर तो आप इसी से बना सकते हो, जैसे यहाँ पर पूछा गया शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए, आराम से लिख सकते हो, ठीक है, बढ़िया है, आसान है, 6 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। तो जल्दी थोड़ा सा सॉल्व भी कीजिएगा, जिससे समय आपके पास बच जाए ऐसे प्रश्नों को हल करने का कि बाद में समय न बचे। और जबकि उसमें आप देख सकते हो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है कि आज की जो ये क्लास है आप सभी को समझ में आई होगी। बाकी आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है ना, बढ़िया अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, फिर आइए अगले पेपर की तैयारी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।